हाय क्यूटीज, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। आज हम क्लास 11th की बुक 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने वाले हैं। राइट, तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, खुद दिमाग में आ जाएंगे कि जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो आपको समझ में आएगा कि वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपके आसपास भी एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है राइट्स की इंपॉर्टेंस बताते हुए कि राइट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वो एक्सप्लेन करने के लिए पेज नंबर 27 पे आपको दो स्टोरीज दी गई है। एक एक करके पहले हम वो दोनों स्टोरीज डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे पहली स्टोरी है 1982 में एशियन गेम्स होनी थी। ओके, एशियन गेम्स होनी थी 1982 में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया और कॉन्ट्रैक्टर्स ने लेबरर्स को हायर किया सो दैट स्टेडियम्स और फ्लाईओवर्स बिल्ड कर सके। ओके, अब क्या हुआ, जब पेमेंट देने की बात आई, वेजेस देने की बात आई, सबसे पहली चीज वेजेस बहुत कम दिए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज बनते हैं तो उनको सिर्फ 10 या 20 रुपीज तक दिए जा रहे थे। राइट, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेजेस नहीं दिए जा रहे थे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। कुछ सोशल साइंटिस्ट की टीम ने ये चीज नोटिस करी और पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के उस पे खिलाफ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या कहता है कि फोर्स्ड लेबर और इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देना है, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। राइट, तो ये सब चीजें उस टाइम वहां हो रही थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और बोला गया कि वर्कर्स को मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेजेस दिए जाएंगे, जो वो डिजर्व करते हैं उनको उतनी पेमेंट, उतने वेजेस दिए जाने चाहिए और दिए जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारा राइट प्रोटेक्ट हुआ, हमारे राइट की इंपॉर्टेंस आपको पता लगी। इसके बाद दूसरी स्टोरी है मचल लालन। राइट, 23-year-old बॉय फ्रॉम असम, असम का रहने वाला था। उसने क्या किया, उसको अरेस्ट किया गया था कि उसने किसी को ग्रीवियस इंजरीज दे दी है, बहुत बुरी तरीके से किसी को इंजर कर दिया है। ओके, उसको अरेस्ट किया गया, बट ये पाया गया कि उसको कोर्ट नहीं लेके जाया जा सकता। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट मेंटली फिट, ही इज मेंटली अनस्टेबल, तो उसको कोर्ट लेके नहीं जाया जा सकता ट्रायल के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1967 में उन्होंने कोर्ट को बोला कि भाई ऐसे ऐसे, नाउ ही इज फाइन, ओके ही इज फाइन, आप जाओ और इसका ट्रायल ले लो। कोर्ट ने या जो जेल अथॉरिटीज थी उन्होंने नहीं सुनी। 1967 से लेके 1996 तक बहुत बार जेल अथॉरिटीज को बोला गया कि इसका ट्रायल लिया जा सकता है, इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, बट उस टाइम पे उस चीज को इग्नोर कर दिया गया। सोचो, वो 23 इयर्स का था जब उसको अरेस्ट किया गया, और फ्री कब किया गया, जब वो 77 इयर्स का था, बल्कि बहुत साल पहले ही वो फिट हो चुका था ट्रायल के लिए, कोर्ट में अपनी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए वो फिट हो चुका था। ओके, नाउ टू रिलीज किया गया, बट कैसे? क्योंकि एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिठाई गई थी, सो दैट जो अंडर ट्रायल चल रही हैं चीजें, उनको सामने लाया जाए, उनको इंस्पेक्शन करी जाए उनकी। उसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन बिठाई गई, जिसमें ये सामने आया कि भाई मचल लालन का केस तो ऐसे जा रहा है। तो ये चीज भी क्या हुई, ये चीज भी हमारे राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन है। आप फिट हो कोई चीज करने के लिए, आप फिट हो, आप ट्रायल के बेसिस पे बाहर आ सकते हो, बट वो चीज नहीं की गई, उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया, उसको कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस में लाया गया। राइट, तो ये बताता है हमारे राइट्स की इंपॉर्टेंस, दैट आवर राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो ये चीज आपको इन दोनों स्टोरीज के जरिए बताई गई। राइट, मिनिमम वेजेस की स्टोरी हो गई 1982 के एशियन गेम्स की, और एक मचल लालन की स्टोरी हो गई जिसको ट्रायल के लिए फिट था, उसको नहीं भेजा गया बाद में। अब क्या है, अब आपके उसमें बुक में एक टर्म दी गई है पेज नंबर 28 पे, विच इज बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स एक तरीके के सिविल लिबर्टीज हम कह सकते हैं, कुछ राइट का एक डॉक्यूमेंट बनाया गया।
राइट, अ लिस्ट ऑफ राइट्स, ये एक लिस्ट ऑफ राइट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं और उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स कहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स कहाँ यूज हुए, इंट्रोड्यूस हुए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इनका मतलब क्या है? ये एक लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको प्रोटेक्ट करता है। राइट, अब हमारे राइट्स को किससे खतरा है? किसी भी इंडिविजुअल से हो सकता है, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमें खतरा हो सकता है, किसी से भी हमें खतरा हो सकता है। इवन ये गवर्नमेंट को भी रोकता है हमारे राइट्स हमसे छीनने के लिए। गवर्नमेंट भी हमारे राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दीज बिल ऑफ राइट्स। ओके, तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इतना ही है बिल ऑफ राइट्स का और कुछ नहीं है ज्यादा। इसके बाद आपको स्टोरी दी गई है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सिविल लिबर्टीज की बात की गई है, कैसे की गई है, वो सबके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहली चीज बताई गई, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। दिसंबर 1996 में साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इट्स क्रिएशन एंड promulgation took place at the time when South Africa still faced the threat of civil war. साउथ अफ्रीका में सिविल वॉर का थ्रेट चल रहा था जिस टाइम पे ये सब इंट्रोड्यूस किया गया, इन सब चीजों को आगे लाया गया। अब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स क्या कहता है साउथ अफ्रीका का? बिल ऑफ राइट्स कहता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। किसके अगेंस्ट? मतलब किस उस पे? रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, सोशल ओरिजिन के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया है जिसको मैं समझा रही हूँ, जो कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, पेज नंबर 29 पे दिया गया है। उसके बाद आपको ये चीज बताई गई है कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स गारंटी किए, कुछ राइट्स ग्रांट किए हमें, जिसमें बहुत सारे, जैसे कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर, आपको बहुत सारे ऐसे राइट्स की लिस्ट दी गई है। तो बेसिकली साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इनॉग्रेशन हुआ उस टाइम पे सिविल वॉर का भी टाइम चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम से लोग इतने ज्यादा इफेक्टेड थे कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लाई गई कि भाई रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, किसी भी इन तरीकों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट, तो उनके बिल ऑफ राइट्स में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करी गई। तो कहीं ना कहीं हमारा पास्ट कैसा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहा? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था हमारे नेशनल मूवमेंट से। फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीजों पे हमारा बेस रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे बिल ऑफ राइट्स का बेस रहा है ये। राइट, तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बताया गया है। ओके, इसके बाद अब हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। क्या है ये चीजें, समझते हैं। आज तक हो सकता है किसी ने सुना भी ना हो वर्ड, बट कोई नहीं, विल इंट्रोड्यूस इट। ओके, एक एक करके हम करेंगे ये सारी चीजें। पेज नंबर 28 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कमेटी बिठाई गई। ठीक है, कब की बात है ये? 1928 की बात है, जब बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की गई कि इंडिया में हमें बिल ऑफ राइट्स चाहिए। 1928 की बात चल रही है, इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली है अब तक। ओके, बट मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया बिल ऑफ राइट्स का कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये राइट्स होने चाहिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया। तो जब 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया तो हमारे मन में कोई दो राहें नहीं थी, हमारे मन में कोई ऐसी चीजें नहीं थी कि नहीं हमें ये नहीं लेना, हमें ये नहीं लेना। हमें पता था हमें राइट टू इक्वालिटी चाहिए, हमें राइट टू फ्रीडम चाहिए। जिन चीजों को हमने फेस किया है, हमारे जब हम
इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब की वो चीजें जो हमने फेस करी हैं, जो हमने लेसन्स लिए हैं, वी आर क्लियर अबाउट दैट कि हमें अपने राइट्स को कैसे कैसे लेना है, हमें अपने राइट्स को किस तरीके से मेंशन करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ राइट्स, पहले है लीगल राइट, दूसरे हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी तभी आप फंडामेंटल राइट समझ पाओगे। ओके, तो पेज नंबर 29 पे जो पूरा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उसमें आपको ये डिफरेंस बताया हुआ है, राइट? मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के बीच में डिफरेंस है। जो लीगल राइट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के जरिए प्रोटेक्ट किए जाते हैं। मेजर डिफरेंस मैं अभी बताऊंगी। जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, वो हमारे ऑर्डिनरी लॉ के जरिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं, एनफोर्स किए जाते हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्लेस दी गई है। फंडामेंटल राइट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनली प्रायोरिटाइज करता है जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है, राइट? फंडामेंटल राइट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के बाद ही हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब मैं अभी बता देती हूँ। और ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं उनको लेजिस्लेचर में एक छोटा सा ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है लॉ मेकिंग का, उसके जरिए भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जुडिशरी के पास पावर्स हैं कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर आपके पास आपका कोई फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हो, राइट? ये इतने फंडामेंटल, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। ओके, इसके बाद आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट। सबसे पहली चीज, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल, कितने आर्टिकल्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बट अभी के लिए पार्ट 3 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है। ओके, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। जब आर्टिकल्स की बात हो रही हो तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और जब हमारे पार्ट्स की बात हो रही हो तो पार्ट 3 में हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है। जब मैं क्लास में बच्चों से पूछा करती थी कितने फंडामेंटल राइट है, कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 8, ठीक है? तो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है। प्लीज इनको ध्यान रखना, आपके लिए एज ए सिटीजन भी ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। तो हम एक एक करके आर्टिकल वाइज, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, स्लाइड में आपको गिवन होगा, आप जाओ और उसको नोट डाउन जरूर करो, आपको पता होना चाहिए, राइट? सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी विच इज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। इसके बाद राइट टू फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है आर्टिकल 25 टू 28। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है आर्टिकल 32। ओके, चलिए ये आप नोट डाउन कर लेना, इसको बस याद करने की जरूरत है। अब हम एक एक करके हर एक राइट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली चीज हमारा है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी से आप क्या समझते हो? कि हम लोग इक्वल हैं, किसी भी बेसिस पे, किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना सही नहीं है। लीगली भी इस चीज को प्रोहिबिट किया गया है। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको एक एक करके पेज नंबर, मुझे एक्चुअली पेज नंबर ध्यान नहीं है, बट आपको ये टेबल जो स्लाइड में दिख रहा होगा,
इसी में आप देखना ऐसा ही टेबल आपको आपकी बुक पे दिया गया होगा, राइट? ये आपकी बुक का ही टेबल मैंने इस स्लाइड में दिया है एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कर लोगे, आपका आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म है। अगर आप इस टेबल को समझ लोगे, ये टेबल उतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहली चीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ के आगे हर कोई इक्वल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी बच्चे ने किसी ने भी कोई क्राइम किया है, दो लोग हैं जिन्होंने सेम तरह का क्राइम किया है, डिफरेंस यहाँ आ गया कि एक बंदा अमीर है एक बंदा गरीब, तब भी कोर्ट को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं है। कोर्ट यही बोलेगी कि अगर सेम क्राइम किया है तो सेम तरीके की पनिशमेंट होगी, राइट? सेम क्राइम किया है तो सेम तरीके की पनिशमेंट होगी। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। ओके, इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें कोई मुस्लिम फैमिली थी, वो रेंट पे मकान लेने आई थी, राइट? घर लेने आई थी रेंट पे, और उनको इसलिए मकान नहीं दिया गया क्योंकि वो एक सर्टेन रिलीजन से बिलोंग करते थे, है ना? अभी भी अगर हम देखें हमारी क्लास में कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की कास्ट के ऊपर, अरे तू तो ये है, अरे तू तो वो है। दिस इज रॉन्ग, राइट? हमारी कास्ट के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर हमें कुछ बोला जाता हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे कलर के ऊपर कितने लोगों को मैंने बुली करते हुए देखा एक दूसरे को, जस्ट बिकॉज ये काला है, ये गोरा है, पतला है, मोटा है, राइट? तो ये भी हमारे राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर एक लड़का है एक लड़की है, मैंने एक ऐसे यूट्यूब पे एक एक्सपेरिमेंट देख रही थी, सोशल एक्सपेरिमेंट था। उसमें लोगों से पूछा जा रहा था, लड़कियों से और लड़कों से, कि आपको इस काम के कितने वेजेस मिलते हैं, आपको इस काम के कितने वेजेस मिलते हैं। और ये पाया गया कि मैक्सिमम मेंस को वेजेस ज्यादा मिलते हैं सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए। वही काम लड़की कर रही है, वही काम लड़का कर रहा है, बट जहां पे बात आएगी एम्प्लॉयमेंट में वेजेस देने की, तो वो लड़कों को ज्यादा मिलेंगे, राइट? दिस इज हार्श बट इट इज ट्रू। अगर एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है, इंटरव्यू चल रहा है, लड़के को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर ओनली। सब चीजें सेम है, कैपेबिलिटी सेम है, सब चीजें, बट इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करके लड़के को, राइट? हो सकता है हम शहरों में इतनी चीजें फेस ना करते हो, मैंने भी शायद अब तक नहीं करी, राइट? बट कहीं ना कहीं ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और बहुत बड़े स्केल पे एग्जिस्ट करती हैं। राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारा आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को एकदम खत्म कर देना है, अबॉलिश कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आपका राइट टू इक्वालिटी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको समझा रही हूं, आप ये सोचो कि आपके आसपास भी ये चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। जब मैं अपनी क्लास में ये चैप्टर समझा रही होती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे बच्चे बताते थे कि नहीं मैम हमारे साथ ऐसा हुआ है, नहीं मैम ऐसे होता था। खासकर कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बच्चे बुली करते हैं, वी नो दैट, राइट? कितनी बार मैंने बच्चों को समझाया कि नहीं ये चीज नहीं करनी है। ओके, कितनी बार ऐसा होता है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। हमारे स्कूल से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है। जी, हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम। अधिकार है किस चीज का? फ्रीडम का। हमें फ्रीडम का अधिकार है। हमें किस चीज की फ्रीडम है, किस चीज की आजादी है हमें? सबसे पहली चीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि मैं कहीं पे भी एक हेट स्पीच भी दे सकती हूँ? इज दैट फाइन?
टू गिव हेट स्पीच इन पब्लिक सो दैट पब्लिक के इमोशंस जो हैं वो वायलेट हो? नहीं कर सकती मैं। क्या मैं किसी को भी गाली दे सकती हूँ यहाँ बैठे बैठे? नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि किसी और का राइट भी वायलेट होगा इससे। राइट, मैं अपना राइट अधिकार सिर्फ तब तक यूज कर सकती हूँ जब तक वो किसी और का राइट वायलेट ना कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट वन इज मैं कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं। हम जितने भी लोग हैं कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं जब तक हम पीसफुली असेंबल हो रहे हैं। हमें प्रोटेस्ट करना हो, यस वी कैन डू दैट। हमें पीसफुली कहीं पे असेंबल होना हो, कोई फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ग्राउंड में असेंबलीज होती है, राइट, वो भी तो एक पीसफुली असेंबल हो रहे हैं हम, तो हमें उस चीज की फ्रीडम है, हमें उस चीज का अधिकार है। हम यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, हम इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं। हमें इस चीज की फ्रीडम है, हमें अधिकार है। हम कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है, हमें इसकी फ्रीडम है। ओके, इसके अलावा किसी भी कन्विक्शन के अगेंस्ट मुझे प्रोटेक्शन भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे मैंने कोई क्राइम किया है, फिर भी मेरे पास कुछ राइट्स है, क्रिमिनल्स के पास भी कुछ राइट्स है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ट्रायल का, दूसरा मैं एडवोकेट हायर कर सकती हूँ, तीसरा मैं कॉल कर सकती हूँ अपने किसी भी एक कॉल मुझे अलाउड है। तो ये सब चीजें एक आम इंसान को पता होनी भी जरूरी है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो चाहे नहीं हो, राइट। इसके अलावा आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, ये सारे राइट्स आपको राइट टू फ्रीडम के अंडर दिए गए हैं। ओके, इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ट्रैफिकिंग सुनी होगी, राइट। ह्यूमन बींग्स को खरीदा बेचा जाता है, लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है, बच्चों के साथ ये जो फोर्स लेबर होता है, ये सब चीजें हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आती हैं। अगर हम किसी को ये सब चीजें करते हुए देखते हैं तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट हो सकती है, राइट। हमें चिल्ड्रंस को फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पे जब पटाखे बनते हैं तो बहुत ज्यादा बीच में ये चीज चली थी कि बैन करो पटाखों को। क्यों? क्योंकि वो जो पटाखे बनाए जाते हैं जिन फैक्ट्रीज में, बहुत हजार्डस कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में बच्चे काम कर रहे होते हैं छोटे छोटे, जिनसे उनकी लाइफ को नुकसान होता है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे काम करते हुए बच्चों की लाइफ को नुकसान हो रहा है, बच्चों की हेल्थ को फर्क पड़ रहा है, तो वो प्रोहिबिट है, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है, उसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है, राइट। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बहुत इजी है, हम कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, और हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? हम किसी भी रिलीजन के जो अफेयर्स हैं मैनेज कर सकते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो उनको किरपान रखना अलाउड है, बट कोई और कम्युनिटी का बंदा बोलेगा तो नहीं, इट्स नॉट अलाउड। तो सिख कम्युनिटी, क्योंकि वो रिलीजियस अफेयर है हमारा, वी कैन मैनेज दैट, राइट। हमें उस चीज का अधिकार है। हम कोई भी चीज कोई भी टैक्सेस पे कर सकते हैं अगर हमें किसी अपने रिलीजन को प्रमोट करना है, राइट। टैक्सेस उसके लिए हम पे कर सकते हैं। हम किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, हम उसमें बैठ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमें अपने लैंग्वेज को, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और माइनॉरिटी बेसिस पे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोला जा सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर हमें खोलना हो। सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोले जा सकते हैं बहुत आसानी से अगर चाहें, राइट। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। किसने बोला है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर ने, राइट।
क्यों बोला है एक एक करके हम पढ़ते हैं। सी, हमें कुछ रिट्स दी गई है। रिट्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पास कर सकते हैं। ओके, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहली रिट हमारी किसकी है? हेबियस कॉर्पस। इस रिट के अनुसार अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको कोर्ट के सामने पेश करना होगा ट्रायल के लिए, सबसे पहली चीज। और अगर ये माना गया कि जिस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है पर्सन को, वो ग्राउंड अनलॉफुल है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस बंदे को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये रिट हमारी हेबियस कॉर्पस की है। ओके, सेकंड रिट है हमारी मैंडेमस की। दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। अगर कोर्ट को लगता है कि एक ऑफिसर है जो अपनी लीगल ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, राइट, और अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और एक इंडिविजुअल के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो ये रिट इशू की जाती है। क्यों इशू की जाती है? जब कोर्ट को लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक ऑफिस होल्डर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है और किसी का राइट इन्फ्रिंज कर रहा है, तो हम मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। प्रोहिबिशन हमारी थर्ड रिट है। दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी हायर अथॉरिटी होगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो इसको इशू कर सकते हैं जब उनको लगता है कि लोअर कोर्ट जो है, एक केस लोअर कोर्ट के पास आया है और वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। एक केस जो लोअर कोर्ट के पास आया है और वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकते हैं। राइट, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी हायर अथॉरिटी, बी इट हाई कोर्ट, बी इट सुप्रीम कोर्ट, वो ये रिट जारी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसके पास जो केस है वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो वो ये कह सकते हैं कि ये केस हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। राइट, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है कोवरेंटो। कोवरेंटो का मतलब क्या है? द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। अगर कोर्ट को लगता है कि एक पर्सन एक ऑफिस होल्ड कर रहा है, एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, बट वो उसके लायक नहीं है, राइट, बट वो उसके लायक नहीं है, तो कोवरेंटो रिट इशू की जाती है ताकि उस बंदे को उस ऑफिस के सारे काम करने से रोका जा सके। राइट, उस ऑफिस में जो ड्यूटीज होती हैं वो करने से रोकी जा सके। लास्ट हमारी है सर्चुरेरी। इस रिट के अंडर द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी। अगर कोई केस लोअर अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है तो लोअर अथॉरिटी उस केस को हायर अथॉरिटी पे ट्रांसफर कर दे। राइट, ये हमारी लास्ट रेट है। मैंने आपको 5 रेट्स बताई हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सर्चुरेरी। ये क्वेश्चन आपको आता है, मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो ये आपके रेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सारी चीजें एज इट इज। जो स्क्रीन पे लिखी हुई हैं आप वो लिख के आ जाओ एग्जाम में, बहुत है। इसके अलावा आपका लास्ट आ रहा है सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ओके, आप अगर अपनी बुक में नोट करोगे, आपको कुछ बोल्ड में ऐसे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 16(4), राइट, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented under the state। आपने रेजर्वेशंस का नाम सुना होगा, राइट। अगर हमें राइट टू इक्वालिटी है तो फिर रेजर्वेशंस क्यों आए? अगर राइट टू इक्वालिटी है, हम किसी भी रिलीजन, कास्ट, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो फिर रेजर्वेशंस क्यों है? ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। नहीं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे, अगर डिस्क्रिमिनेशन हुई है पास्ट में, अगर चीजें फेयर नहीं रही हैं पास्ट में, तो उनको रिजर्वेशन देना भी एक तरह का एफर्मेटिव एक्शन में माना जाता है। जो आप नेक्स्ट बुक पढ़ोगे
उसमें आप जरूर पढ़ोगे एफर्मेटिव एक्शंस आर सम पॉजिटिव एक्शंस जो कि सोसाइटी के भले के लिए लिए जाते हैं, राइट? तो ये भी उनमें से एक है। रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, ओके। इसके बाद आपको आर्टिकल 21 दिया गया है जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोला गया है। किसी की भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हम छीन नहीं सकते हैं, ओके। किसी की भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम छीन नहीं कर सकते हैं, हम उसको उससे डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको बोल्ड में आपकी बुक्स में मार्क हुआ है, राइट? तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं हम ये पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट्स, और अब लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट ऐसे राइट्स जो हमें दिए गए हैं, आर्टिकल्स जो हमें दिए गए हैं, ओके। इसके बाद कल जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें आगे का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आपका पूरा एक चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इट्स फाइन। अगर आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। थैंक यू सो मच।